स्वागत है आपका केवाईसी में। आज हम बातचीत किसी एक स्टॉक पर नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर्स पे बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ होंगे सुनील सुब्रमण्यम जी, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में छाई सुस्ती, एक छोटे से दायरे में कर रहा है कारोबार। सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट नीचे, इधर मिड कैप शेयर्स में तेजी। आईटी शेयर बाजार में दबाव बनाने का कर रहे हैं काम। आईटी इंडेक्स 1% नीचे। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज लिमिट और एलटी माइंड में 2% तक की गिरावट। फार्मा शेयर्स में रिकवरी जारी। ग्लैंड फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक 8% तक ऊपर। उधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलने से पिरामल फार्मा 10% की उछाल के साथ काम कर रहा है। चीन के उम्मीद से अच्छे जीडीपी आंकड़ों से मेटल में चमक। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर। टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर सेल में 2 से 4% की तेजी। और कैबिनेट से 6,000 करोड़ की नेशनल क्वांटम मिशन को मिली मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। टीसीएस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस जैसी कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। तो मार्केट इसमें एक बहुत रेंज के अंदर है और सुबह से लगभग वही स्थिति में है। 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है और बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट की वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है। कोशिश की इसने एक बार सुबह से थोड़ी सी ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही ऊपर गया वहाँ से फिर उसमें फिसलन है, बिकवाली है। और आज भी अगर आप देखें तो आईटी की तरफ से टीसीएस में वीकनेस है, इन्फोसिस में वीकनेस है, तमाम बड़े दिग्गज शेयरों में कमज़ोरी है और एनर्जी शेयर्स में, ऑयल वाले शेयर्स में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो एक मार्केट बहुत ही रेंज में सुस्त कारोबार कर रहा है। एक चेक लेते हैं गावा जी से। गावा सर, बहुत अटका हुआ सा मार्केट लग रहा है, क्या करेंगे आप आज? आज जो है मार्केट इनसाइड डे है, कल के अंदर है। इसका मतलब कल एक अप मूव मिलेगा या डाउन मूव मिलेगा, बड़ा बार बनेगा। आज बहुत नैरो रेंज में बन रहा है और यहाँ पर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में ट्रेडिंग नहीं बनती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत सीमित दायरे में, बहुत नैरो बैंड में है। तो एक्चुअली आज नहीं करना चाहिए, कल करना चाहिए। कल एक गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, या फिर एक गैप अप के बाद एक अप मिलेगा, या गैप अप डाउन के बाद फिर एक ब्रेक डाउन मिलेगा। एक बड़ा बार बनेगा कल। मतलब गैप अप या गैप डाउन जो होगा वही ट्रेंड फॉलो होगा, वही फॉलो करना चाहिए। ओके। डिपेंड मिलता है, बहुत ज्यादा गैप मिलता है तो फिर सारा दिन सेलिंग होगा। यानी गैप अप गैप डाउन जो भी हुआ वही ट्रेंड आगे फिर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। कहा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने गैप डाउन दिया पर वहीं पे खड़े हुए हैं। जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड देखिए 4-5% नीचे, तो वहीं नीचे ही है, ना वो गिर रहा है उससे ज़्यादा, ना चढ़ रहा, वो अपने आप को वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा मूव मिला था, आज नहीं मिला, आज गिरावट देखिए। पॉसिबल है कि कल का मूव फेक आउट हो गया, तो मेरे ख्याल से फिर डाउन मूव मिलना चाहिए आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस पर। हेड ट्रेड कर रहा है 1079 पर। पॉसिबल कि लो लेवल 1000 के आसपास या 1050 के आसपास मिल सकता है। रावत सर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आईटी शेयर्स में एक बड़ी बिकवाली आई थी मंडे को, फिर ट्यूसडे को उन्होंने थोड़ा सा राहत ली, सांस ली, आज फिर से बिकवाली है। आप एचसीएल टेक को देखें, एलटीआई माइंट्री को देखें, रैमको सीएसएम को देखें, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टीसीएस, सब में गिरा। क्या एक नया दौर शुरू हो रहा है क्या कमजोरी का? इनफैक्ट हमने कल बात ये डिस्कस की थी और मैंने कहा था ये पॉज है, डाउन मूव है और पॉज है। इसका मतलब कल एक नीचे मूव मिल सकता है। आज वो कंटिन्यूस मूव मिला, तो पॉसिबल है कि इसमें और डाउन मूव मिल सकता है, स्लाइड। जैसे टीसीएस की बात कर रहे हैं, ट्रेड कर रहा है 3100 के आसपास, ये 3000 पॉसिबल है टीसीएस। और परसों मैंने कहा था टीसीएस एक सेल बनता है, जब इन्फोसिस में गैप डाउन मिला था। तो इन्फोसिस की बात करते हैं, लेट्स सी। और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखेंगे, जो परसों का लो है वो भी ब्रीच हो सकता है। ट्रेड कर रहा है 1238, क्या वो 1100 की तरफ जा रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1200, फिर लेस देन 1200। तो दोनों ही वीक है, निफ्टी और इन्फोसिस और टीसीएस। इन्फोसिस और टीसीएस भी वीक है और सारे मिड कैप में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए बातचीत करते हैं सेक्टोरली, जो हमने कहा था चर्चा करेंगे। एक सेक्टर जहां पे कुछ थोड़ी सी हलचल दिख रही है, फार्मा सेक्टर, जिसमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है। और फार्मा शेयरों का एक फिटनेस टेस्ट हमारे सहयोगी सुमित ने किया कि किसकी इस समय क्या स्थिति है। आइए जरा उसको देखते हैं सुमित के साथ, तो उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे सुनील जी से।
तो फार्मा इंडेक्स में एक स्विफ्ट रिकवरी के बाद कई स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से इस पूरे सेक्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले इस सेक्टर के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 10% के आसपास की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने दी है, लेकिन साथ ही साथ ओपनिंग बल्लेबाज यानी कि दो बड़े खिलाड़ी जिन्होंने सबसे शानदार रिटर्न दिया लोअर लेवल से, उसमें जाइडस जो कि करीब 60% लोअर लेवल से रिकवर हो चुका है, 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ ग्लेनमार्क 45% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया अपमूव आया है ऑरोबिंदो फार्मा में भी, फंड डाउन करीब 16 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 45% की एक शानदार रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, ऑरोबिंदो फार्मा के अलावा कुछ हैवी वेट जैसे कि एबर्ट इंडिया करीब 52 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 40% की एक शानदार रिकवरी लोअर लेवल से ये स्टॉक भी दिखा चुका है। फार्मा के अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर करीब 35% की रिकवरी यहां देखने को मिली और 45 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इतना ही नहीं, एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो स्टॉक कामकाज कर रहा है उसमें ग्रैन्यूल्स 15 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट इस शेयर लोअर लेवल से करीब 32% की एक बढ़िया रिकवरी भी दिखा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज जैसा हैवी वेट जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 30% की रिकवरी और 22 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ। और टोरेंट फार्मा जैसा कुछ महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में से 44 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से ये भी 30% के आसपास की बढ़िया रिकवरी दिखा चुका है। आखिरी के कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उसमें सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, 30% की एक बढ़िया रिकवरी और 30 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन सबसे ज्यादा बिकवाली जिन स्टॉक्स में आई थी उनमें इसका नाम शुमार, 22% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 39 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और आखिरी में इस सेक्टर की सबसे ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक था डीवी स्लैब, 20% की रिकवरी और अभी भी 36 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पे निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी है, कुछ अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, हालांकि कुछ के वैल्यूएशंस वापस महंगी साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। फार्मा सेक्टर की क्या स्थिति, हमने आप कुछ 11 बढ़िया स्टॉक देखे जहां पे कुछ में तो अच्छी रिकवरी हुई है लेकिन फिर उनके वैल्यूएशन अगर महंगे हो गए, कुछ में रिकवरी के बावजूद वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है। तो ये है आईटी सेक्टर है, कई सारे सेक्टर जिसपे और मार्केट का व्यू समझना जरूरी है कि इस समय मार्केट में हो क्या रहा है। बातचीत करेंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अपना जो मार्केट है इस समय, इसमें क्या चल क्या रहा है? ये देखिए, अभी फार्मा की सुमित बता रहे थे हम लोगों की कि निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा तो फिर उतना ही महंगे हो गए। आईटी में एक लेग शुरू हुआ मंडे को बिकवाली का, ट्यूसडे को थोड़ी रियायत मिली, आज फिर से वीकनेस है। क्या चल रहा है ये सर सेक्टोरली? देखिए, दो चीज हो रही है। एक, मैं कहूंगा कि ये बहुत अनसर्टन फेज है मार्केट के लिए, राइट? मगर एट द सेम टाइम अगर अप्रैल से आप देखें, 1 अप्रैल से एफआईएस ने वापस खरीदारी करी है, आई थिंक अराउंड 10,000 करोड़ ऑफ परचेसिंग। तो हालत ये है कि डोमेस्टिक साइड में अर्निंग सीजन की शुरुआत है, समर सीजन की शुरुआत है, दो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए बहुत अहम एक क्वार्टर है। तीसरा है मॉनसून के ऊपर जो एल नीनो का इफेक्ट है, तो स्काईमेट का एक तरफ से फोरकास्ट है, इंडिया मेट का दूसरी तरफ से फोरकास्ट है। तो ये सब अनसर्टेनिटी के कारण आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक प्लेयर्स ना थोड़ा एक वेट एंड वॉच मोड में है, थोड़ी बहुत स्पेसिफिक खरीद कर रहे हैं। सेम विद एफआई का पैसा जो वापस आया है ना, मेरी समझ में जो भी अमेरिकन इकोनॉमी में एक रिकवरी नहीं थी और बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स की कितना गहरे प्रॉब्लम है उधर, ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का अभी साफ साफ पता नहीं चल रहा है। तो फॉरेनर्स, बीएफएसआई स्पेस एक बहुत बड़ा स्पेस होता है आईटी कंपनी को लिए। तो अगर बीएफएसआई में थोड़ी दिक्कत है तो आईटी कंपनी की डिमांड उधर कम होगी ना। तो इसलिए फॉरेनर्स जो खरीदारी करते हैं सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर, तो 3 या 4 होते हैं सेफ्टी उनके लिए इंडिया जैसे रिस्क मार्केट में, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी, राइट? ये 4 उनके लिए एक नॉन सिक्लिकल, जनरली एक सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर। तो इस हालत में तो अब कंजम्पशन के लिए वो डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। सेकेंड चीज, एफएमसीजी में खास करके ये चाइना का रिकवरी के कारण जो कमोडिटी प्राइसेस में एक बड़ा की एक्सपेक्टेशन है, शायद एफएमसीजी पर मार्जिन का असर आ सकता है। एक सोच है एफएमसीजी के बारे में, राइट? आईटी के बारे में ये एक अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस सिचुएशन और डिमांड उनके तरफ से, तो वहां पे भी वो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि वेट एंड वॉच। तो बचा हुआ बैंकिंग एक तरफ है और
फाइनेंस एक तरफ, सॉरी फार्मा एक तरफ है। तो मेरे ख्याल में ये फार्मा थोड़ा ओवर करेक्ट होने के कारण उनके लिए वैल्यूएशन में थोड़ा कंफर्ट मिल रहा है, इसलिए ये लार्जली मैं एफआईआई बाइंग का असर जो फार्मा में बाउंस बैक कर रहे हैं। वैसे तो आउटलुक में मेरे ख्याल में आईटी और फार्मा में जैसे वर्ल्ड स्लोडाउन में जा रही है, तो उतना मेरे को एक दिलचस्पी दोनों सेक्टर्स में नहीं है, मेरी फोकस डोमेस्टिक के ऊपर ही ज्यादा है। तो वही कहूंगा कि मार्केट को ये अनसर्टन फेस, क्योंकि अगर एक मॉनसून का लेस देन एवरेज नॉर्मल आता है तो उसका असर फूड प्राइसेस के ऊपर आ सकता है। ऑलरेडी राइस के दाम इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं एल नीनो के इफेक्ट के कारण, तो इधर इन्फ्लेशन में असर रहेगा। तो अब तक आरबीआई का पॉज का मोड का एक प्रेडिक्शन है मार्केट को, और अक्टूबर से शायद रेट कट की बात हो रही है, मगर इन्फ्लेशन अब तक की प्रिंट इन्फ्लेशन का इज विद इन कंफर्ट जोन। मगर मॉनसून का आउटलुक बदलते हुए आरबीआई को भी डर लगेगा कि क्या इन्फ्लेशन वापस मेरे कंफर्ट से बाहर जाएगी, तो शायद वो रेट कट अक्टूबर नहीं होगा। तो इतने सारे जो फैक्टर्स अभी हावी है एनालिस्ट के ऊपर, इसलिए वो थोड़ा मैं कहूंगा कि एक मार्केट कंसोलिडेशन फेस में ही रहेगा। एक दिन शायद एक सेक्टर ऊपर चलेगा, दूसरे दिन दूसरा जाएगा, बट रेंज बाउंड ही होगा मेरे ख्याल में अंटिल अर्निंग सीजन से क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी दो चीजों से चाहिए, एक है एक्चुअल नंबर वर्सेस कंसेंसस, दूसरा है गाइडेंस कि कैसा लग रहा है उनकी ऑर्डर बुक और नंबर्स फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो सुनील सर, जब बायर या एनालिस्ट कंफ्यूज हो तो उसको हम लोग मानते हैं कि कंसोलिडेशन में मार्केट गया, राइट? अब आप ये थ्योरी लेके चल रहे हैं कि बैंक पॉज करके चलेगा और भले थोड़े बहुत फूड प्राइसेस बढ़े तो बढ़े। अब बताइए मुझे कि एचडीएफसी बैंक के तो नतीजे ठीक थे, अच्छे थे, फिर भी उसमें कमजोरी आ गई, गिरावट आ गई, उसमें भी किसी की दिलचस्पी नहीं थी, क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, वही कह रहा हूं कि जो एचडीएफसी बैंक इज ए क्लासिक एग्जाम्पल। स्टॉक स्पेस में बात नहीं कर सकता। हाँ, नहीं मतलब इंडस्ट्री मान लीजिए इसको। हाँ, नो, इंडस्ट्री में देखिए क्या है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है ना, पिछले 2-3 साल रिटेल लेंडिंग ने ड्राइव किया था बैंकिंग को, अगले 2-3 साल में कॉर्पोरेट लेंडिंग ड्राइव करेगा। तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक जो ज्यादातर पीएसयू बैंक होते हैं, उनकी बिजनेस में मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लोन का ग्रोथ भी बहुत तेजी देख रहा हूं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कि रिटेल का स्टोरी जो कई स्टॉक से रिटेल एनबीएफसी के स्पेस में भी जो इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाए हैं पिछले 2-3 साल में, शायद रिटेल लेंडिंग का ग्रोथ उतना नहीं हो सकता है एज अ वाईओवाई ग्रोथ परसेंटेज, एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टमेंट साइकिल की शुरुआत इज द बिगेस्ट स्टोरी विच इज देयर इन प्ले, और उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट लेंडिंग में दिखेगा। और जो बैंक्स उसमें स्ट्रांग है उसमें कहूंगा मैं ज्यादा एक ईपीएस ग्रोथ दिखेगा। सर, ये आपने एक बहुत ज़बरदस्त एंटीथेसिस दी है। अभी तक तो लोग ये कहते थे कि जो रिटेल लेंडिंग में है, बैंक अपना पोर्टफोलियो सारा उधर ले जाते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा उनको सिक्योर्ड मिलता है। अब वो उस तरफ आप कह रहे हैं बात जाएगी कि कॉर्पोरेट लेंडिंग जो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, एनपीए होने का खतरा रहता है, लेकिन शुरुआत के 2-4 साल आप कह रही है तो उसमें पीएसयू बैंक्स भी लीड करेंगे। करेक्ट। और थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर जिनका कॉर्पोरेट में अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर मुझे आईटी थोड़ा और समझाइए। देखिए सर, आईटी में यूएस में बीएफएसआई में वीकनेस है, बैंक की वहाँ क्राइसिस हुई है, इन्फोसिस ने कहा कि हमारी तो एक डील कैंसिल ही हो गई, टीसीएस ने उसको शुगर कोट किया, बोला हमने डिफर हो गई है, तरह तरह की अपनी अपनी लैंग्वेज सब लोग यूज़ करके उसको बोल रहे हैं। लेकिन स्टॉक में जिस तरह का करेक्शन दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा लंबा चलने वाला सेक्टोरली। क्या ऐसा आपको लगता है डर कि और ज़्यादा बड़े करेक्शन है, क्योंकि अभी भी बहुत महंगे हैं बहुत सारे स्टॉक्स? देखिए ये दो चीज़ है इसमें मैं कहूँगा। एक है कि डेफिनेटली बीएफएसआई बिगेस्ट बायर है ऑफ आईटी स्टॉक्स, और पोस्ट द क्राइसिस सिलिकॉन वैली और क्रेडिट स्विस के क्राइसिस के बाद बैंक्स का ध्यान अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स को करेक्ट करना, उसमें ज्यादा ध्यान होगा। अभी वो ज्यादा आईटी में इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात आईटी के लिए आपको ये याद रखना होगा कि आप करेक्शन देख रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाईज जो हुए थे पोस्ट कोविड के टाइम में वो अनरियलिस्टिक थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एक सोच था कि एक Y2K मोमेंट वापस आ गया था। कोविड जब हुई तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में और सब क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर जा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बातें लेकर आईटी को सडनली जो
सालों से एक सेफ्टी सेक्टर की स्थिति में था आईटी, उसको ग्रोथ, सुपर ग्रोथ सेक्टर की वैल्यूएशन देकर पोस्ट कोविड फेज में उनको बहुत बढ़ा दिया था। ये अनरियलिस्टिक था, बिकॉज कोविड का जैसे ही सुधार आने के बाद वो सब चीजें उतना, वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन यहाँ उतना बड़ा नहीं दिखा, तो एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ करेक्शन ऑफ दैट वैल्यूएशन शुरू हो गई थी। फिर रिसेशन की बात आती तो नेचुरली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रिसेशन हानिकारक हुआ। मगर स्थिति ऐसी बनती है कि करेक्शंस हैव हैपेंड इन डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट स्टॉक्स, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि एक रिसेशनरी सिनेरियो में क्या होता है, एक टोटल आईटी बाइंग कम होता है, मगर अभी तेजी से बढ़ गया है, बिकॉज कोविड के टाइम में आईटी कंपनी से क्या क्या बहुत हायरिंग को बढ़ा दिया। जैसे ए कंपनी बी कंपनी का बिजनेस को उठा लो अंडरकोट करके, वही हुआ है जो आपने एक नाम लिया था उसके बारे में भी, कि किसी और कंपनी ने जाके अंडरकोट करके उसको ले लिया। तो अब ये होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे जो लो कॉस्ट में चला रहे हैं अपना काम, उतना ये कर सकते हैं, शायद उधर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मगर ओवरऑल सेक्टर में मैं अभी भी न्यूट्रल एक स्टांस ही रखूंगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सेल, क्योंकि बहुत करेक्शन हो चुकी है, या एकदम बाई के स्टेट में अभी आईटी नहीं आया, बिकॉज अल्टीमेटली वर्ल्ड में चाइना में रिकवरी दिख रही है, बट चाइना का रिकवरी एक मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी होता है, वो आईटी का रिकवरी नहीं है। अमेरिका में जब रिकवरी जबरदस्त आएगी, यूरोप में जब रिकवरी जबरदस्त आएगी, तभी आईटी का एक वापस ग्रोथ फेज आ सकता है। तो सर कि अभी भी और सस्ता होने पर लेना चाहिए और सिचुएशन क्लियर होने पे। एक सवाल और सर, आईटी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा हो, हम लोग कई बार आवाज अड्डा में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया कि जो नैस्डैक की रैली है या एसएनपी की रैली है, वो कुछ स्टॉक्स की रैली है, और खासतौर पर नैस्डैक में 6-7 स्टॉक है जिनकी वो रैली है। ये बात इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि उसको समझना जरूरी है। वो 6-7 स्टॉक जो अभी आपने जिक्र किया कि एक नई एआई आईओटी इन सब में जाके उन्होंने ग्रोथ की, नए बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, वही ड्राइव कर रहे हैं उस 30% की रैली जो नैस्डैक में आई है। क्या ये इंडियन आईटी सेक्टर को भी इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये अब की बार जो नई रैली आएगी वो ब्रॉड बेस नहीं होगी, वो कुछ स्टॉक्स की होगी जो उस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या तो तैयार हो रहे हैं या तैयार कर चुके हैं या उन्होंने उस सिचुएशन को समझ लिया है। ये समझना यह एक भूल होगी कि आईटी के A to Z सारे स्टॉक में तेजी आएगी। नहीं, आपकी पहली सोच सही है। ये वेरी वेरी नैरो स्टॉक स्पेसिफिक, जो एक मॉडर्न डे कंप्यूटिंग और मॉडर्न डे सिनेरियो के लिए तैयार है, और उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी को, और ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट टू कंज्यूमर से शायद नहीं, ये कंपनियों जो नैस्डैक के अंदर जा रही हैं उनको ये अगर सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इनको भी ऑर्डर मिलता है कि बिजनेस को सपोर्ट करने, फिर भी चलेगा। मगर इट विल बी अ वेरी, आपने कहा अ फ्यू विनर्स विल बी देयर, जिनको ज्यादातर मार्केट शेयर का गेन होगा और ज्यादातर स्टॉक प्राइस का अप्रिसिएशन भी उधर ही होगा। ओके, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रैली होगी, इसलिए आईटी चल पड़े तो ऐसा नहीं कि कहीं भी सारे स्टॉक में कहीं भी कुछ हो, क्योंकि इसमें थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है। ये एक बड़ा चेंज होता हुआ दुनिया में दिख रहा है। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये 2 स्पेसिफिक सेक्टर्स पे अपनी इनसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं मार्केट की क्या स्थिति अभी तक बन रही है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इस बीच जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक शार्प फॉल है मार्केट में। आप बैंक निफ्टी देखिए या निफ्टी देखिए, तेज गिरावट ये देखिए, दोनों इंडाइसेस में तेजी से गिरावट आई है, और मिड कैप भी अब जो अब तक ग्रीन में था वो रेड में हो गया है। आपको याद होगा 10:30 बजे मैंने आपसे कहा था कि एडवांस डिक्लाइन को देखिए, वो उतना फेवरेबल नहीं था। 1.5:1 यानी एक से ज़्यादा बढ़ने वालों के सामने एक कमजोरी दिख रही थी, अब वो सरपास कर गया है। अब ये देखिए, ये क्रॉस हो गया, रेड एंड ग्रीन लाइन क्रॉस हो गई है। यही इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, और अब बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। वीरेंद्र जी बताइए क्या किया जाए? नीरज जी, कोई विकल्प नहीं है। मैं आई थिंक शॉर्ट करने में भी कंफर्टेबल नहीं, और मैं इनफैक्ट अभी भी उस बात से सहमत, मतलब अपनी कायम हूँ कि इस बाजार को 2 प्रकार के राइटर्स ने घेरा हुआ है। पुट राइटर्स ने जो कि 17,500-600 पे प्लेस्ड हैं, और कॉल राइटर्स ने जो कि 17,700-800 पे हैं। नीचे आपके पास एवरेजेस का सपोर्ट है।
17,500-600 के बीच में, लगभग 4 एवरेजेस फ्लोट करते हैं नीरज जी। इंडेक्स को ट्रेड करना नीरज जी मुश्किल है और ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है इंडेक्स के स्विंग ट्रेड से इस वक्त नीरज जी। आप यकीन मानिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, शॉर्ट या फिर लॉन्ग। तो 17,604 पर ट्रेड कर रहा है, 17,550 पे नज़र रखेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक बड़ा एवरेज है। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, तब तक वीरू आपके लिए जब मना कर रहे हैं इंडेक्स में मत करो, स्टॉक स्पेसिफिक, तो ढूंढ के रखेंगे भी 2-3 टॉप स्टॉक्स आपको ब्रेक के बाद बताए जाएंगे, कहीं जाइएगा मत।